और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त जी सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है, हम लोग ऑलमोस्ट सहरी कर ली है। दानिश भाई कैसा लगा आपको जो इन्होंने खाकीना बनाया था? मैं बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था कि फर्स्ट टाइम मैंने खाकीना खाया जिसमें आलू था। अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया आपने। और ये आपका ये भी सालन भी आपने बनाया मेरे ख्याल से? नहीं, ये इन्होंने सिर्फ ये मेन खाकीना है। नहीं, इट वाज वेरी नाइस। मैं लाइट ही लेते हैं सहरी में, तो वैसे आप लाइट। फूडी हैं? नो, आई एम नॉट फूडी। नहीं, मैं सहरी करता भी नहीं हूँ। मैं अच्छा, मैं नहीं करता हूँ सहरी, मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। और आज मैंने अभी पांचवा रोजा ना ये, तो ये मैंने सहरी की है मैंने ये। ग्रेट मगर भाई। क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ना, जो दोस्तों का ना, अब वो अभी आने शुरू हो गए हैं सुहर 11 से 3 बजे तक। अभी सिलसिला शुरू हो चुका है। वो तो अब पता है डिफेंस का आजकल कल्चर हो चुका है कि अब या तो सहरी है या तो इफ्तारी। इफ्तारी अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर तरावी का होता है, फिर इंसान इफ्तारी जब करता है तो वो इतना डाउन हो जाता है कि उसको इन नीड्स रेस्ट। वो चाहिए कि आराम से सोफे पे बैठे ग्रीन टी पिए या चाय पिए और आराम से टेलीविजन देखे। सुहर जो है एक ऐसा टाइम है कि 11 से लेकर 3 बजे तक आदमी जो है निकल लेता है थोड़ा सा ना। और वो सिलसिला शुरू हो चुका है अभी। अच्छी बात है। ये आज रौनक भी है, कल भी है, परसों भी है। ये रौनक है हमारी, रौनक है कराची। कराची का आपको पता वाइब्रेंट शहर है माशाल्लाह ना। तो ये एक जब हालात खराब थे उस वक्त भी वाइब्रेंट था। अब तो आप यकीन करें कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, कभी निकलता हूँ मैं समझता हूँ कि शायद गुर्बत बहुत आ गई है। आप यकीन करें मैं समझता हूँ गरीब नहीं है हम लोग। आप यकीन करें, अब इफ़ यू गो टू हैदरी, इफ़ यू गो टू तारिक रोड, इफ़ यू गो टू गुलशन इकबाल, स्कीम 33, मलिर, कहीं चले जाएं, रेस्टोरेंट जो भरा पड़ा हुआ है। भाई ये वाली बात है, हम फूडी हैं बहुत और लौर वाले ज़्यादा होते हैं। अनवर भाई कैसा लगा आपको? माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन लगा, बहुत बेहतरीन। आपको वैसे शौक है खाने वाने का या आप भी नहीं? बिल्कुल है बहुत। तो आपने पास कर दिया यानी कि क्योंकि जो खाने वाले लोग होते हैं ना उनको पता होता है। तो आप माशाल्लाह इतना अच्छा कुकिंग वुकिंग करती हैं, आप रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेती हैं बताएं आप, या कोई प्लान्स हैं आगे? इंशाल्लाह हाँ है। तो ये एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए भाई, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? आजकल खोल तो वैसे सभी लोग रहे हैं कोई अलग अलग नामों से, तो उसके लिए क्या मेन चीज़ें क्या होती हैं ये बताएं। मेरे हिसाब से एक तो बहुत ज़्यादा रिसर्च ज़रूरी है कि आप कौन सी मार्केट में खोल रहे हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए। मे बी आपके पास एज है कि आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं मार्केट में, और फिर अगर लेकर आ गए अब कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं कि दे विल चार्ज यू ओवर प्राइस्ड फूड है, बट आप खा के आपको होता है कि यार इतना मज़े का नहीं था, बिल ज़्यादा बन गया है ना। और कुछ जगहों में आप बहुत खुश हो जाते हैं और इतना बिल भी नहीं बना होता है। तो मतलब एक बीच का हो कि आपके इंग्रेडिएंट्स भी इतने प्राइसी ना हो और खाने वाले भी खुश रहें, आपका मेन्यू भी अच्छा हो और चलता रहे। कंसिस्टेंसी मार्केटिंग कितनी ज़रूरी होती है? हम देख रहे हैं आजकल रेस्टोरेंट बाद में खुल होता है, मार्केटिंग पहले होती है। मार्केटिंग होती है ज़रूरी? मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि माशाल्लाह आप एंटरप्रेन्योर हैं, और क्योंकि रेस्टोरेंट खोलना बहुत आजकल ना इट्स लॉट ऑफ मनी ना, फंड्स बहुत चाहिए, फाइनेंस बहुत चाहिए। तो आजकल ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। आपने अपना ऐप बनाया, आपने एक अच्छा पेज बनाया, और ऑनलाइन के अंदर आप यकीन करें लोग आप फ़ोन करके ना कहते हैं यार ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपके घर के किचन में आप कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए ना आप माशाल्लाह। और आप यकीन करें कि इतने मैसेजेस आते हैं, बिरयानी है मतलब 400 रुपये की बिरयानी, मतलब यकीन करें मुर्गी की बिरयानी 400 रुपये की ऑनलाइन, और आप बहुत अच्छा होता है, मटन एवरीथिंग। दानिश भाई ये इनकी क्वालिटी भी है, ये ज़्यादातर डिशें बनाती हैं झटपट फौरन 30 मिनट्स में, 20 मिनट्स गोइंग फॉर अ रेस्टोरेंट। वो आप पहले आप ऑनलाइन कीजिए, आप देखिए उसमें आप क्या आपका फीडबैक क्या आता है आपकी, अच्छा देन यू गो फॉर अ रेस्टोरेंट, एक ब्रांड बनाइए अपना। मेरे पास ऑनलाइन एक बिजनेस है, वो केक डेकोरेटिंग है। ये बहुत अच्छा काम करती है, वैसे हमारी बड़ी एक्सपर्ट है। अच्छा, ये हमारा सेगमेंट का क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, लेकिन इसमें जो हम डिस्कस करते हैं अपने मेहमानों से उनका बचपन करते हैं। अनवर भाई कैसा था आपका बचपन? कभी खुद चीटिंग करी आपने बचपन में? कभी सोचा कि यार कर लो, और फिर बड़े होकर आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई कि सारे बच्चे अब आपके उस पर रहमगरम पे? एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि 9th क्लास के पेपर चल रहे थे हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल लतीफ़ाबाद 7 नंबर में। SDM बरक़ात रिजवी साहब होते थे, तो वो आए। अब मेरे पास यहाँ पर एक पेपर लगा हुआ था जेब में, तो वो मुझे खुद पता था कि क्या चीज़ है। तो बरक़ात रिजवी साहब आए डायरेक्टली और मेरी जेब से उन्होंने निकाला, तो दैट वाज माय एडमिट स्लिप। ओह शुक्र, बचत हो गई। तो वो चीज़ मुझे मतलब आज तक याद रहती है। वो मतलब मैं सोच सकता था कि अगर इसकी जगह पे चिटिंग पेपर मेरी जेब में होता तो मैं कहाँ खड़ा होता, क्लास से बाहर क्लास से बाहर मतलब एक चीज़ है ना, एक ऐसा इंसिडेंट था कि मतलब करा कुछ नहीं, मगर शैतान थे वैसे? आप शैतानियाँ करते थे बचपन में? मैं बहुत ज़्यादा थे, एडमिट कर रहे हैं। कोई याद है शैतानी ऐसी? बस वो क्लास के अंदर हम लोग बस हमारा हुटिंग कर देना, ये लड़कों को छेड़छाड़ कर देना लड़कों के साथ, और फिर हमारा एक ग्रुप होता था। फिर यूनिवर्सिटी तक भी हमारा ऐसा ही वो ग्रुप रहा हमारे साथ।
वो शरारतें चलती रही। वहाँ तक हम लोग शरारतें करते थे। यूनिवर्सिटी में भी जाहिर सी बात है आना जाना सारे फ्रेंड्स। अब तो हम ठीक लोग है। अपनी जगह दानिश पे भाई कितने शरारती थे आप या नहीं थे? मैं तो बहुत शरारती था। क्या और ऐसी शरारत यादें की कोई? ऐसी थी कि क्योंकि जब सरकार ने भुट्टो साहब ने जब नेशनलाइज कर दिया, मैं भी अनवर को मैं बता रहा था ये कि माय पेरेंट डिसाइडेड कि नहीं कुछ भी वो बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। तो इंग्लिश मीडियम में कोएजुकेशन था। अब कोएजुकेशन में जो है वो टीचर सज़ा देती थी कि अगर लड़के ने शैतानी की लड़की के बराबर में बैठा लड़की में बैठे, और हम तो चाहते कि हमें लड़की के बराबर में बैठा दिया जाए। तो इसमें साहब मैं शैतानी करता था मैं, और सबसे फ्रंट डेस्क में टीचर जैसे ही एंटर होती थी, दानिश वेयर आर यू, प्लीज कम ऑन द फ्रंट, क्योंकि पता था वो किस चाहते हैं। अच्छा, मैं कोई ऐसी शरारत नहीं करता था कि जो जिससे किसी को हर्ट हो ना, मतलब मस्ती करते थे, मतलब दोस्ती सब याद है। और चीटिंग, हाँ चीटिंग की थी हमने। वो फॉर्मूला केमिस्ट्री के याद नहीं होते थे। हाँ, वो अक्सर या तो उसके ऊपर लिख के ले उस पे जाते थे। नहीं, हाथ में लिखते थे वो, क्योंकि उनको ही पता है कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद करना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त हम तो फाउंटेन पेन, तो बॉल पेन का जमाना नहीं था 80s की, तो हम लिखते थे ना, तो उस तरह देखते कि यार ये फॉर्मूला आएगा। अदरवाइज उस वक्त तो बहुत सख्तियां थी, इम्पॉसिबल था। अब तो ऐसे ऐसे तरीके आ गए, कोई नहीं, यहाँ रख के लाता है, अरे कोई यहाँ नहीं, रख के उस वक्त तो आप यकीन करिए इन्विजिलेटर जो ना वो ऐसे गुजरता था ऐसे करके ना, आप किसी को देख भी नहीं सकते थे ना उसको। बहुत। अब मेरे तो हम यकीन करें, हमको तो इतनी शांत, तो आजकल तो आप यकीन करें तो बस क्या हो रहा है तो ये बताएंगे आपको। कोई फेवरेट टीचर याद है अपने बचपन की? यस, मैं तो अभी भी मुझे याद, मिस नफीसा हमारी केमिस्ट्री की टीचर थी। बहुत पीटे हम लोग, बहुत मारते हम यकीन करें कि हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया था कि माँ बाप को अगर इज्जत है तो उस्ताद की इज्जत है। और हमने अपने आंखों से देखा, उसके बाद हमने देखा उस्तादों के साथ क्या किया गया। हमें इतने हम पीटी सर से पिटे हैं, क्यों? शैतानी पे ना, शैतानी की वजह से। और होमवर्क कभी नहीं किया तो मिस नफीसा ने मारा। मिस नफीसा है, मिस आपकी अनवर भाई कोई? हमारी मिस नबीला, वो क्या पढ़ाती थी? वो इंग्लिश। इंग्लिश? और उनसे जो है ना इंग्लिश पढ़ाती थी, मैथ्स भी पढ़ाती थी, मगर मैथ्स की वजह से और शैतानियों की वजह से उनसे हमने बड़ी पिटाइयाँ खाई हैं। अच्छा, ये भी होता है अक्सर बच्चे उनको अपनी फेवरेट टीचर बनाए थे जिनका सब्जेक्ट मुश्किल होता है, और वो इस वजह से टीचर के साथ लगे रहते हैं, मिस मिस मिस, इससे ही पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं। इस वजह से तो नहीं था? मैं तो क्लास 6-7 से मॉनिटर था। अच्छा, हेड प्रीफेक्ट बना मैं तो। हम देखिए बस ऐसे, ये उसका भी अलग मजा था, दो बेंच लगाए मॉनिटर भी प्रीफेक्ट भी। वो स्टूडियस एक बच्चा होता पढ़ने वाला ना, जो बहुत कहते हैं बुक वॉर्म। हम बुक वॉर्म नहीं थे, हम तो एग्जाम्स के अनवर के बस टेलिंग अनवर कि मैं कहता हम तो पढ़ते हुए, मतलब मेरी माँ की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मैं डॉक्टर नहीं बन सका। मैं, मेरी फैमिली में सारे, मेरे खास सारे हम बिजनेसमैन है ज़्यादातर। अल्लाह ताला ने, आपको पता है, मुझसे सब बताएंगे कि तुम वो प्लान वो करता है, वो बेशक मैन प्रोपोसेस एंड गॉड डिस्पोजेस ना। आप बहुत कुछ सोचते हैं मगर होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अपना कारोबार है, मेरे पास 400-500 लोग काम करते हैं, मेरी फैक्ट्री है, हमारे पार्टनर्स हैं। हाँ, एक इस कंट्री के साथ हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब भी अपने हर अपने शोबे में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, हम कहते हैं हम चौथा, कहते हैं छठा सुतून। आप कहते हैं 5 सुतून है, मीडिया को भी सुतून, आपका भी मीडिया भी सुतून हो गया ना। हम कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक सुतून है। अगर सुतून नहीं है, अगर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल जी, अभी देर में अज़ान फजर हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का हो। अनवर भाई, आपकी जानिब आऊँगा। अब आपको एक बड़ा टास्क दिया गया, ज़ाहिर है कराची एक बड़ी सिटी है और उसके कंट्रोलर हैं आप इंटरमीडिएट के, उसके क्या प्लान्स हैं अब आपके? सबसे पहले तो ये है कि मैंने अभी 3 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है, फ्राइडे के दिन, और अब मैं नॉर्मल रूटीन से वर्किंग कर रहा हूँ। हमारे डायनेमिक चेयरमैन साहब हैं यहाँ पे, प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन साहब, और बड़ा इनको वसी तजुर्बा है, और ये मैट्रिक बोर्ड के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं उनके अंडर कमांड वर्किंग करूँगा। और इंटरमीडिएट बोर्ड, इसकी ज़ाहिर सी बात है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के अंदर, जो मुझे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हुई हैं। तो वहाँ पर हर जगह के अपना अपनी एक एटमॉस्फेयर है, कोई विद इन रेंज है, कोई आउट ऑफ द रेंज है, बट ये हमें सबके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना है। और ख़ास मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मीडिया एक ऐसा इंट्रगल पार्ट है कि जिसके बगैर हम सब के सब नामुकम्मल हैं। शक नहीं है। और इनकी पॉजिटिव सपोर्ट के बायस ही हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मीरपुर ख़ास के अंदर
जो मैंने वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल करा, अच्छे तरीके से चला है। तो मीडिया का एक इंट्रगल इसमें रोल था। मीडिया की सपोर्ट के बगैर आप वहाँ पर, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर देते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई बिल्कुल करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जाहिर सी बात है हम लोगों को नहीं पता लगती। डेफिनेटली यहाँ पर भी जाहिर सी बात है इसी तरीके से यहाँ पर पूरा एक मीडिया माशाल्लाह से एक बड़ी एक जगह है कराची। इंशाल्लाह तो मेरी हम आई आपको विल ट्राई support ऑन माई करेंगे। लेवल बेस्ट टू परफॉर्म माई ड्यूटीज इन बी फिटिंग मैनर। अच्छा, अभी पेपर्स की कोई डेट आई है, कब हो रहे हैं इंटरमीडिएट के पेपर्स? बस अभी समझ लें कि विद इन 2 मंथ्स Two के months बाद में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हो जाएगा, कप अप हो जाएगा, और फिर जाहिर सी बात है हमें फिर इतना भी टाइम नहीं होगा कि हम लोग कहीं मूव कर सकें, हमें ऑफिस में ही स्टे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है 4.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे अपेयर होंगे फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट लेवल के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं जाहिर सी बात है अकेला तो जाहिर सी बात है नहीं कर सकता इस चीज़ को, क्योंकि एक पूरी एक टीम वर्क होता है। माशाल्लाह से अभी जो हमारे पास वहाँ पे जो मौजूदा एग्जिस्टिंग जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो वो उनके साथ ही मिलकर ही मैं तमाम चीज़ों को लेकर चलूँगा इंशाल्लाह ताला। हमारे चेयरमैन साहब तो जाहिर सी बात है वैसे ही बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट। अच्छा, आप लोग ये जो इन्वेजिलेटर्स होते हैं इनकी कितनी टीम्स होती हैं, इसमें वॉलंटियर भी होते हैं या नहीं? नहीं, इसमें वॉलंटियर्स नहीं हो सकते, नहीं हो सकते कोई वॉलंटियर का, देयर इज़ नो रोल ऑफ वॉलंटियर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट साइड से होंगे, और कहीं पर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहीं के स्टाफ हम उनको हायर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात, अब मैं आया हूँ तो यहाँ के माहौल से मुझे चीज़ें थोड़ा सा आरास्ता अभी नहीं हूँ, मैं चीज़ें जैसे आती जा रही मेरे सामने तो मुझे अंडरस्टैंड हो रही हैं। अच्छा, जैसे ये आप लोग जाते हैं चेक करने जी, तो ज़ाहिर है आपकी टीम्स होती होंगी। अब ज़ाहिर है कराची एक बड़ी जगह है, तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? देखें सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया ये होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, जैसे डायरेक्टर एजुकेशन हो गए, वो अपनी टीम्स को उनके मेंबर्स के साथ नॉमिनेट कर देते हैं कि ये हमारे डिप्टी डीओ हैं, ये डीओ हैं, उनके साथ 4-5 मेंबरान हो जाते हैं। फिर हमारे बोर्ड की एक टीम होती है, तो उसमें चेयरमैन साहब की अलग टीम होती है, कंट्रोलर की अलग टीम होती है, सेक्रेटरी की अलग टीम होती है। तो ये इस तरह से करके जो हमारी टीम्स होती हैं वो फिर अपनी वर्किंग पे निकलती हैं, वो फिर इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आके फिर हम अपने ऑफिस में जमा कराते हैं, वो फिर हमारे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें जमा हो जाती हैं कि कितने कॉपिंग केसेस हुए, कितने इम्पर्सोनेशंस हुए, ओके, इस तरह का। चलो जी, अब आपको गुड लक। हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपका जो पॉजिटिव काम है वो भी दिखाएंगे, निशानदेही भी करेंगे। दानिश भाई, आपसे बात हो रही थी टैक्स के हवाले से। जी। तो कराची का क्या रोल है टैक्स के हवाले से, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियल जोन का, कि पूरे मुल्क का टैक्स कहते हैं एक जगह और कराची का टैक्स एक जगह? मुझे इतनी टैक्स की अवेयरनेस नहीं है, तो ये बात सही है? जी, मैं थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा इसके अंदर। देखिए, कराची तो है आपको फाइनेंशियल सिटी है, आपको ना जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान, और आपकी पाकिस्तान में जो सबसे पहली जो इंडस्ट्री जो लगी थी आपको साइड में, जिन्ना साहब ने जो ना वलीका के नाम से जो है 48 या समथिंग लाइक दैट 48-49 में जो पहली इंडस्ट्री लगी थी साइड के अंदर, वो कराची में लगी थी। वो कराची की देखें, एक तो पोर्ट्स हैं आपके पास, आपके 2 पोर्ट्स हैं आपको, एक पोर्ट कासिम है और आपका कराची पोर्ट है। कराची का जो शेयर है एक्सपोर्ट, मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स दे दूं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। कराची के जो इम्पोर्टेंस है, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर खान साहब, इससे पहले भी जो थे नवाज शरीफ या जरदारी साहब, या इवन हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कहते हैं कि कराची बंद हो गया तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ये हमने सुना, ठीक है ना। ये कराची इज़ द फाइनेंशियल हब। हमारी जब भी मुलाकात हुई, किसी भी लीडर से मुलाकात हुई, कहते हैं कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कराची की जो एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप पाकिस्तान के ग्लोबल एक्सपोर्ट देखें जो अगर हम अभी तक 24-25 बिलियन को टच कर चुके हैं हम लोग, और जून में 30 जून तक जो टारगेट है 31 बिलियन का, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। ऐसा नहीं, ऑर्डर्स हैं लोगों के पास, ठीक है। 52% जो है कराची से एक्सपोर्ट होता है। अगर 31 बिलियन सिर्फ आपकी मैन्युफैक्चरिंग है और 7 बिलियन आप लगा दें आईटी को लगा लें आप, तो टोटल 38 या 39 बिलियन होता है। इसमें 52% कराची की एक्सपोर्ट है। सियालकोट की एक्सपोर्ट जो है वो 10 से 11% है, 22% लाहौर की है और 18% फैसलाबाद की है। तो आप सीखिए क्या, ठीक है। पाकिस्तान कराची जो है वो 60-65% टैक्स की मद में नेशनल एक्सचेकर को जमा कराता है। टैक्स की मद में ना 6.1 ट्रिलियन का टारगेट है जो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अब जो हदफ जो दिया है सरकार ने कि आपका टैक्स कलेक्शन का वो 6.1 ट्रिलियन है,
ठीक है, खराब। उसमें जो है 60 से 65%, अच्छा पहले ये 75% था। जिस तरह से आपका शिफ्ट, क्योंकि हालात ख़राब होने से बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई ना, तो अभी भी कराची का रोल बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि जो आपकी लालू खेत की मार्केट जो है, जो उसकी टैक्स कलेक्शन है, वो आपकी लाहौर की जो है ना, पूरी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है। डोंट ये फिगर्स हैं, ये फिगर्स हैं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं समझता हूँ कि कराची एक ऐसा शहर है, इतनी तकलीफ के बावजूद भी ना, मतलब कहते हैं ना उसके अंदर हमारे हर तरीके से झंझोड़ दिया वो है रेजिलिएंट कौम, हम लोग कहते हैं ना रेजिलिएंट, कि नहीं काम करना है ना। अभी भी देखिए माशाल्लाह जो टॉप के जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हैं। मैं जिस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में जो रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है। वो 4,500 इंडस्ट्री है वहाँ पे, 4,500 इंडस्ट्री है आपकी, लार्ज, मीडियम एंड स्कॉटेज इंडस्ट्री। 2 आपकी वो रिफाइनरीज हैं कराची और पार्को, 2 रिफाइनरीज हैं वहाँ के अंदर। पाकिस्तान का 70% ऑयल, अगर आप कोरंगी को बंद कर दें ना, हाँ कराची को आप उसको कोर्डन कर दें, तो आपका पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑयल की सप्लाई नहीं बंद हो जाएगी। 70% ऑयल यहाँ से आपको सप्लाई होती है। तो दानिश भाई फिर इतनी ज़्यादती क्यों है? जब अगर बात आपने सियालकोट की थी, तो सियालकोट बड़ा डेवलप है, जो मेरा जाना एक दफ़ा हुआ, मुझे बड़ा वो लगा। तो फिर ये इतनी ज़्यादती किस बात पे होती है? ये पैसा कौन खा जाता है? और हम लोगों पे क्यों नहीं लग रहा है? हमारे रोड्स नहीं है उस तरह, हमारी और चीज़ें नहीं है, मेडिकल की सहूलियात नहीं होती, हमारे पास एजुकेशन की उस तरह की सहूलियात नहीं होती, जैसे कि आपने खुद शुरू में कहा था। तो फिर ये इतनी ज़्यादतियाँ क्यों हो रही हैं? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। एथनिक क्राइसिस है यहाँ पे ना, एथनिक, तुम पंजाबी हो, मैं बलोच हूँ, वो पठान है, वो सिंधी है, ये बड़ा, देखिए हम इसी से बाहर नहीं आ रहे। इस चक्कर के सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी है, और हम सबका आईडी कार्ड सेम है, किसी का आईडी कार्ड सिंधी पंजाबी नहीं है, सबका पाकिस्तानी आईडी कार्ड है। देखिए आपको पहले नेशन बनना पड़ेगा, हम नेशन नहीं बन रहे अभी तक ना। अब कोई पूछता है मुझसे, कभी भी पूछता है, कोई पूछता है, मैं क्या कहता हूँ, भाई पहले मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं पाकिस्तानी हूँ मैं। अब उसके बाद मुझे नहीं पता मैं सिंधी हूँ, पंजाबी हूँ, क्या हूँ क्या, मुझे डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन ना। अब देखिए इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया को हर आदमी कहता है मैं इंडियन हूँ, मैं एवरी यू आस्क एनीबॉडी इंडियन, मतलब उसने प्रमोट किया है कि इंडिया की जो लीडर्स उन्होंने कहा कि आप नेशन, पहले आप अपना जो नहीं नेशनल आप बनाओ, कि आपकी नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा उनके अंदर है। हमें पहले अपने कौम बनना पड़ेगा हमें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा काम ना, कराची में देखिए ठीक है काम नहीं हुआ है, अभी काम होना। अब कराची को अगर आप डेवलप नहीं करेंगे, अभी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ये समझ में आ गई है, काम कर रहे हैं, आप फंड्स दे रहे हैं। देखिए अब कराची साफ़ होना, आप देखें कराची अब साफ़ होना शुरू हो गया है। कराची को उन्होंने जो 7 डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने चाइनीज़ को दे दिया इन्होंने, ठीक है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट दे दिया, ईस्ट को डिस्ट्रिक्ट दे दिया, कहते हैं आप चाइनीज़ को, आप देखें आप 6 महीने में देखिए कराची में आपको कचरा नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह जी। और ये एक बड़ी अहम बात ये है कि भाई ज़ाहिर है जो दानिश भाई ने कही कि हम सबका जो शनाख्ती कार्ड है ना, वो पाकिस्तानी का है। उसमें हमारी कोई कास्ट नहीं लिखी हुई, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए। बात कराची की जहाँ पर हो रही है, कराची डेवलप होगा, पूरा मुल्क डेवलप होगा, और मुल्कों को और शहरों को भी जो है वो डेवलप करना चाहिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है। लेकिन कराची पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसका रीज़न मैं बता भी दूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि ज़ाहिर यहाँ से टैक्स जाता है, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होगी तो पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी। मोहसिन भाई आपकी जानिब आऊँगा, बात हो रही थी रिज़्क़ हलाल के हवाले से। कुछ लोग हराम कमाते हैं और फिर कहते हैं कि इनका असर जो है औलाद पे पड़ता है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें ये बात बिल्कुल हदीस से भी साबित है कि अगर जो माल आप हराम खिलाएंगे तो उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन ये उस वक्त तक है जब तक कि ख़ुद मुख्तार होकर जो बच्चा बालिग होने के बाद वो उस यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, कि वो जाहिर सी बात है उसका कसूर तो नहीं ना कि जो बाप खिला रहा है वो खा रहा है। बिल्कुल। तो जब तक वो खा रहा है तो वो अज़ाब बाप उसका मुस्तहिक होगा और बच्चा मुस्तहिक नहीं होगा। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि औलाद पर असर पड़ता है, क्योंकि फिर वो हक़ और सदाकत लेने वाला बहुत कम मिलता है, बल्कि उस माल खाने के बाद वो उसकी कैफियत या उसके असरात वैसे ही होते हैं जो कि हराम खाने वाले के होते हैं। यानी वो काम करने में लग जाता है जो कि आम तौर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो उसने रिस्क खाया वो रिस्क हलाल नहीं था। मिसाल के तौर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के घर गए, उन्होंने दावत दी, तो जब उनके घर गए तो बड़े इमाम थे, बहुत बड़े, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े इमाम, वक्त के इमाम। तो अब आम तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं वो खाना कलील खाते हैं, लेकिन जब उनके घर गए तो सब लोग खाना खा चुके, वो खाना उस वक्त के बाद भी खाए जा रहे। तो लोग हैरान, ये हो क्या रहा है कि इतना बड़ा इमाम ये खाना इतना देर तक तनावुल कर रहा है, हालांकि खाना कम करना चाहिए एक साइज। फिर जब उनका सोने का वक्त आया तो वो उनके लिए रात को, ऐसा इमाम या ऐसा अल्लाह का वली रात को उठकर तहज्जुद पढ़ता है, लेकिन जब फजर में उनके बच्चे गए
कि भाई देखें तो ना पानी का लोटा भी वैसे भरा हुआ और नमाज भी नहीं उठाई। तो बड़े हैरान हुए कि यार ये तो बहुत बड़े इमाम है, ऐसा क्यों? तो फिर इमाम शाफई ने जब उनसे ये इसरार किया कि ये आपके बारे में, तो फरमाया हज़रत बात इतनी सी है कि मैं आपको बताता हूँ ये वजह क्या है। आपने फरमाया जब मैं आपके घर में दाखिल हुआ और जब आपका खाना मैंने देखा, तो मैंने, इमाम फरमाते हैं किताब में कि मैंने देखा कि अल्लाह ताला की जो बरक़ात है वो इस खाने पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने ये देखा कि अगर ये रिज़्क़ हलाल इतनी बरक़ात और ये पूरा घर जो नूर से फैला हुआ है, तो मैं क्यों ना इसको ज़्यादा खा लूँ ताकि मेरे अंदर रिज़्क़ हलाल की वजह से वो ईमानी कुव्वत आ गया और मैं अच्छे काम करूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा खाता रहा क्योंकि पूरा घर नूर से भरा हुआ था। और मैंने जब मैं आपने जिस कमरे में मुझे भेजा कि मैं वहाँ कैलुल यानी कि सोता आराम करता, तो मैं इस कैफियत में रहा कि मेरा जिस्म जो है ना उसमें सुस्ती आई ना उसमें काहिली आई, बल्कि मैं पूरी रात इबादत करता रहा। तो मुझे वज़ू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इस वजह तो मालूम ही चला कि जब आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो आपके घर में नूर व बरकत होता है। आपकी जिस्मानी के, आपने देखा है जो हराम का पैसा होता है ना, आप देखें यार फला बीमार हो गया, फला ये हो गया, क्यों? क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं अलग जगह इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, देखिए यहीं से एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि जो हराम का पैसा होता है उसका हम सुनते हैं कि बीमारियां आ गई। हाँ। लेकिन फिर वही बात कि अगर मिसाल के तौर पे हराम मैं कमा रहा हूँ तो क्या मेरी औलाद बीवी ये बीमार होंगे? तो फिर कसूर उनका क्या है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि कसूर उनका क्या है। असल में अल्लाह ताला तंबीहन इन चीज़ों को दिखाता है कि अब भी तुम बात आ जाओ कि जो तुम अपना माल, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो बीमार होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो अल्लाह ताला ने बताया भी कि देखो ये माल तुम्हें नहीं खिलाना है। इंसान को नसीहत तब होती है जब उसके अजीज़ से अजीज़ तर चीज़ उसको कोई नुकसान पहुंचता है या उसके कोई साथ मसाइल पैदा होते हैं। कुरान में इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, कि हम तुम्हें ऐसी तिजारत नहीं बता दें जो कि क्या करे, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें बचा ले अज़ाब अलीम से। मुराद ये कि अल्लाह ताला तो तुम्हें दिखा, जैसे अभी ये एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, अल्लाह तो तिजारत तुम्हें बता रहा है कि तुम हक हलाल कमाओ तो ये रास्ता है, तुम हराम कमाओ तो ये रास्ता है। लेकिन वही बात आपकी बीमारी की दो सूरतें होती हैं। एक बीमार ऐसा भी होता है कि जब अल्लाह को किसी से प्यार आता है ना तो बंदा बुखार की हालत में आता है, वो बीमारी एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एक बीमारी ये इसलिए दी जाती है कि जो मसाइब आलाम होते हैं, इंसान जब गुनाह करता है, ख़ताएँ करता है, तब उसे दी जाती है ताकि अब भी तुम बाज आ जाओ। अब ये जो सूरत हाल है जैसे कि बीवी बीमार है या बच्चा बीमार है, इससे मुराद उनका कसूर बेशक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उस बंदे को अभी भी इस्लाह फरमा रहा है कि अब भी बात आयो ताकि तुम्हारे बच्चे ये चीज़ ना हो। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे कुछ लोगों के पास वो कमा लेते हैं, हराम का पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद वो उससे नेक काम करते हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, फितरा भी दे रहे हैं, मसाजिद भी बना देते हैं लोग, तो क्या उसका सवाब मिलेगा उन्हें जो उन्होंने मस्जिद बनाई? नहीं, देखिए याद रखिएगा, सूद का पैसा या फिर कोई हराम पैसा इस नीयत से खर्च करना कि मुझे इससे सवाब मिलेगा, इस्लाम ने क़तन इसको जायज़ करार नहीं दिया कि ये जायज़ ही नहीं। हाँ, अब ऐसा पैसा करें क्या कि जब किसी ने सूद का पैसा कमाया है या फिर हराम पैसा कमाया है, तो शरीयत ने फरमाया कि आप उसको ऐसे मसरफ़ में इस्तेमाल फरमा लें जो कि ज़ाया भी ना हो और काम भी हो जाए। मिसाल के तौर पे रोडों के अंदर बैतुल खला जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपका किसी इंसानियत के नाते कहीं काम तो आ जाएगा ना पैसा। इससे बेहतर है कि आप यही माल किसी हराम काम में लगा दें या किसी नाजायज़ काम में लगा दें, लोगों की दुनियावी ज़रूरियात पूरा करने में लगा दें, और लेकिन इस नीयत से नहीं लगाएं कि आपको सवाब मिलेगा, इस नीयत से लगाएं कि ये पैसा किसी खैर के काम में, अच्छे काम में चला जाएगा। अच्छा, जब तिजारत करते हैं तो ज़ाहिर है हर किसी का एक अपना अपना किसी का ब्रांड बन जाता है तो वो ज़्यादा मुनाफा लेता है, किसी का कम होता है, कम लेता है। तो जो भी ताजिर है वो अपनी चीज़ के ऊपर किस हद तक मुनाफा ले सकता है, या अगर उसकी चीज़ मशहूर है या उसका नाम बन गया है तो फिर वो अपनी मर्जी से? सिंपल फार्मूला है। क्या फार्मूला है? ख़रीदने वाला और बेचने वाला रजामंद हो, दोनों रजामंद हैं, चाहे वो 5 लाख का हो, लेने वाला राज़ी, बेचने वाला राज़ी, और 5 लाख का बेचे, और ख़रीदने वाला 5,000 का ले रहा है, बेचने वाला भी राज़ी, ख़रीदने वाला भी राज़ी, तो 5,000 के बेचे, कोई मुज़ायका नहीं। इस पे 10 लाख यानी 1 लाख पे 4 लाख भी प्रॉफिट रख सकते हैं और 5,000 पे 1,000 पे भी प्रॉफिट रखते हैं। शर्त क्या है कि जो बेच रहा है वो भी राज़ी हो, जो ख़रीद रहा है वो भी राज़ी हो, दोनों के साथ। अच्छा, जैसे अभी हम दस्तरखान पे बैठे हुए थे, एक बात हो रही थी कि रमज़ानुल मुबारक में 60 की चीज़ 130 या 100 पे पहुंच जाती है, खरबूजा या कुछ भी। तो ये लोग जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका एक ये बयान होता है
कि जी हमें पीछे से महंगा मिल रहा है। अब अल्लाह आलम पीछे से मिल रहा है या कहाँ से मिल रहा है, इस पे तो ज़ाहिर एक डिबेट करना नहीं है। लेकिन ज़ाहिर अगर मैं फल फ्रूट खरीदने गया हूँ तो मैंने मजबूरी में लिया, तो मैं तो राज़ी नहीं था आपसे, लेकिन मुझे आपसे लेना पड़ा, तो उनके लिए क्या? नहीं, ये देखिए, ये तो आप कह रहे हैं कि ये हीला है, ये तो हीला, ऐसा नहीं है। जैसा पिताजी भाई बात कर रहे थे, यही जो फल जो है आपको ईद के बाद इतना मिल जाएगा, पीछे से कोई महंगा नहीं होता। ये सिर्फ बातें होती हैं ताकि, क्योंकि उनको ये है मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोसी वाली बात कि आपने मुनाफाखोरी करनी, इसे कहते हैं नाजायज़ मुनाफा। कि एक बंदा, जाहिर सी बात है कि उसे रोज़ा भी खोलना है, वो नाजायज़ तौर पर आपसे इस काम को कैसे हल कराए। जाहिर सी बात है वो जहाँ 2 दर्जन लेता था बेचारा 1 दर्जन लेगा। तो आप याद रखिएगा, इसमें वो राज़ी नहीं है, वो मजबूर है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो ये शख्स जो मुनाफा ले रहा है, ये मुनाफाखोरी कहलाएगी, ये माल उसके लिए जायज़ नहीं लेना, फिर याद रखिए। अच्छा, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कोई अपनी चीज़ बेचने जा रहा है, कोई ख़रीदने आया है, तो उसमें ऐप छुपाते हैं, चाहे वो गाड़ी की मद में हो, चाहे वो किसी मद में, बस कहते हैं ले ली, फिर कुछ चीज़ें लेने के बाद वापस नहीं होती, उसकी गारंटी नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में क्या है कि अगर कोई आप चीज़ दे रहे हैं तो उसके बारे में पूरा बताएं, ऐप छुपा लिया तो ठीक है, चलता है? ये हराम है। इस्लाम ने इस चीज़ को शरई तौर पे हराम करार दिया कि अगर आपने कोई भी माल हो या कोई जानवर हो या कोई भी शय जो आप बेच रहे हैं, नक्स उसमें अगर जाहिर है तो उसको बता के बेचेंगे, नहीं बता कर बेचा और आपको मालूम था तो जो माल आया वो सारा का सारा माल हराम हो जाएगा, सब हराम हो जाएगा। बिल्कुल। दानिश भाई, ये चीज़ होती है बड़ी, क्योंकि आपको तो ज़ाहिर पता होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो अब चले ठीक है, किसी का कोई ब्रांड बन जाता है तो लेने वाला और ख़रीदने वाला दोनों वो है, लेकिन बहुत सी दफ़ा ये भी होता है कि हम अपनी चीज़ के ऐप छुपा लेते हैं और वो बेच देते हैं। गाड़ियों में ऐसा बहुत होता है और भी चीज़ों में होता है। तो ये इस सोच के साथ क्यों नहीं बैठता ताजर कि भाई ये तो नाजायज़ है, सारे हराम हो गया, फिर मैं हलाल काम कैसे कर रहा हूँ? ये देखिए बहुत सा नशा, ये बहुत बड़ी लंबी डिबेट है ना। लोगों को बहुत जल्दी अमीर बनने का बड़ा शौक हो गया। हाँ, शॉर्टकट, बड़ा शॉर्टकट। आप देखिए, मोदी साहब ने बहुत अच्छी बात की है, तो बहुत मैं 100% 1000% एग्री करता हूँ कि आपने जो ये जो कुरान में आयत है कि नाप तोल में सवाल ही पता नहीं होता, आपने बताना है कि भाई ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद ताजिर थे, वो खुद ताजिर थे। वो सबसे बड़ा ये है कि हमारी तो मिसाल है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताजिर थे। वो जब भी तो हमने तिजारत को वो दिया ना, वो क्योंकि कहते हैं कि वो नौकरी से जो है वो ताजिर जो है वो ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल। अब ये है कि इसमें जो ना, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो नहीं करते। मैं अब दुनिया में आपको मैं बताऊँ, मैं आई ट्रैवल मतलब ऑलमोस्ट तो दुनिया में हर जगह गया, ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं है। बहुत मार्जिन जो है वो बहुत वही रखते हैं, चाहे रमज़ान हो या नहीं हो, वो मार्जिन वो इतना ही का ही है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है। ये हमारे मुल्क में ना कंट्रोल नहीं है कुछ ना, बेलगाम है सब। मैं मतलब जैसे मैंने कहा कि ना मेरी दुकान है तो मेरी मतलब वो है, मैं बादशाह हूँ। अच्छा, वो डीसी साहब आ गए या कोई भी आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, वो ये प्राइस कंट्रोल वाला आ गया, तो उस पर आपको पता है वो क्या होता है, आवाम से निकालता है। उसके बाद आप यकीन करें, ऑर्डर ये है कमिश्नर की तरफ कि आपके पास लिस्ट होना चाहिए प्राइस का। लिस्ट होता है, मैं कहता कि साहब ये जो है ये प्राइस इतने का। बीच में एक संडे बाजार का या जुमा बाजार का एक सिलसिला चला था, वो लोगों के लिए आसानी का था, वो भी खत्म हो गया। और ये समझता हूँ कि देखिए वो शॉर्टकट वाली बात है शरीयत आपकी। मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब ने एक बात कही, मैं शायद वो थोड़ा सा ऐसे, अब जैसे कहते हैं कि यार खरीदने वाला जो है, अब कहते हैं हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब एक आदमी जो है कि ये साहब जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ एक शॉप के अंदर ना, अब मेरी एक आमदनी है इसकी ने, और वो देख रहा हूँ कि ये भी जो है साहब अपने बच्चों को दिला के जा रहे हैं। सही बात। हाँ, तो देखिए शैतान अल्लाह ताला से परमिशन ली थी उसने कि ठीक है आप मुझे निकाल तो रहे हो, मुझे आप दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से मैं बहकाने की मुझे परमिशन, अल्लाह ने कहा तुझे क़यामत तक परमिशन है। तो मैं एक आदमी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे तो वो ये तो आपके नफ्स पे कंट्रोल है कि कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितने आप ना, मगर ये आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बच्चे देखिए, बच्चे एक ऐसी चीज़ होती है उसकी ख्वाहिशात पे ना, कहते नहीं यार मेरे दिल में आ जाएगी उसके। अनवर साहब के बच्चे देखो, अनवर साहब के बच्चे ने तो इंग्लिश बूट हाउस से ही जाके वहाँ से जूते लिए, और मैं जाके अपने बच्चे को जाके जामा क्लास से या लंडन से लाऊंगा। तो यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे ये देखिए, ये अब मदीने की रियासत की बात तो कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट, मदीने की रियासत वेलफेयर स्टेट था। आपको पता है कि जब हज़रत उमर, जब हज़रत अबू बकर जो है वो बने थे खलीफा, तो वो जा रहे थे कपड़ा लेके बिजनेस करने ना, तो हज़रत उमर ने पूछा कि कहाँ भाई, बोला मेरा तो कारोबार है। बोलता ना ना ना, अब आप खलीफा बन चुके हैं, आपको लोग क्योंकि आप खलीफा हैं तो आपसे लेंगे खरीदना, तो क्या करूँ मैं? कहते बैतुल माल से उनका बंद। देखिए ये है मदीने की रियासत। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। हज़रत उमर के दौर में
आपको पता है दुनिया के बहुत सारे स्टेट्स जो है ना वो उमर का पूरा सिस्टम चला रहे हैं बिल्कुल अपने, ऐसे कनाडा है, स्वीडन है, बहुत सारे उमर बिन खत्ताब, मतलब उनका जो है उनका प्रॉफिट से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि अगर आपके बाद नबी रसूल होता तो नजर उमर का नाम लिया था मैंने। बिल्कुल। तो वो तो पूरी दुनिया में उमर का सिस्टम चल रहा है। हाँ, तो मैं कहता हूँ हम लोग तो बातें करते हैं मगर कहाँ है उमर का, मदीने की रियासत किधर है? ये तो सिर्फ वही वाली बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ बातों की हद तक होता है, और बड़ा दुख होता है कि जो तालीमात हमारी थी वो दूसरा उस पे फॉलो कर रहा है और उससे फायदा भी ले रहा है, क्योंकि उससे फायदा है, लेकिन नुकसान में हम हैं, खसारे में हम हैं। रमज़ान मुबारक है तो नाजायज़ मुनाफाखोरी हमारे यहाँ नज़र आती है, यही सारी चीज़ें हमारे यहाँ नज़र आती हैं, लेकिन हम बात वही करते हैं कि नहीं रियासत मदीना, तो भाई इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, इस चीज़ को, अपनी सोच को बदलना चाहिए, और उसमें हुक्मरानों का एक बड़ा रोल है। जब तक हुक्मरान मजबूत नहीं होंगे तब तक आवाम नहीं सुधरेगी। वही वाली बात कि मेरी दुकानें मैं बादशाह हूँ, मेरी जो मर्जी में खरीदूँ। अनवर भाई मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में कुछ ऐसे मज़ामीन भी होने चाहिए, हमारे यहाँ ठीक है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब तो है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम शख्सियत को निखारें या इसके ऊपर सारी बात करें कि भाई आपने ज़िंदगी आगे इस तरह गुजारनी है। आप नहीं समझते होना चाहिए ऐसा? शरीफ भाई आपने बहुत कैरियर काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छी बात करी। देखें, हमारा बाहिसियत मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन पर्सनालिटी नो डाउट कोई नहीं है, कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता, बेशक सवाल ही पैदा नहीं तो उनकी सीरत पे अगर हम सीरत को उजागर किया जाए, मॉडल बनाया जाए, सही जो हमारे जो फ्यूचर्स जो बच्चे आ रहे हैं जो हैं उनको मज़ीद एलोब्रेट किया जाए, एजुकेट किया जाए, बताया जाए, ताकि वो उनको इतनी तालीम हो, इतनी कमांड हो कि वो अपने अंदर भी वही क्वालिटीज़ जनरेट करें। हम अभी इस वक्त अपने आप को अगर देखते हैं तो हम एक आर्टिफिशियल लाइफ गुजार रहे हैं। बिल्कुल, आप ये देखें कि जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं मगर वो समझ लें कि एक टेम्पररी हैं और इमेजनरी। आप एब्रॉड चले जाएं, जो मुसलमानों के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उन लोगों ने अडॉप्ट कर नजर रखी आती है। हैं, बिल्कुल, उन्होंने अडॉप्ट कर रखी हैं। नाप तोल के अंदर देख लें, आप किसी भी एस्पेक्ट पैरामीटर के अंदर देख लें, बस वो ये है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। बस मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या कैरेक्टर्स हैं, और हम उनको जाके देखें। बिल्कुल जी। मोहसिन भाई बहुत शॉर्ट टाइम है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो जुड़ा मैं कहूँगा कि हमारे जो हीरोज़ हैं ना, जैसे मिसाल अब हमारे बच्चे जो हैं वो जब तक नहीं बानेंगे, आज उर्तुगल गाजी को क्यों जानते हैं कि लोगों को पता लगा है, तो हमारी ज़रूरत है कि अपने हीरोज़ को आगाह करें ताकि वो लोग उसकी तरफ जाएँ, तभी कामयाबी है। बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। निशिस्त पे बात करने का मकसद ये होता है कि हमें भी अवेयरनेस मिले, लोगों को भी अवेयरनेस मिले। बात हो रही थी कि रिस्क हलाल कमाना बहुत ज़रूरी है। आप ठीक है दुनिया का पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप जब ऊपर जाएंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल होंगे, आपकी नेकियां होंगी या फिर आपके गुनाह होंगे, और वहाँ के बाद जो आपके पास कोई बचत का रास्ता नहीं होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। हमारी नशियात का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।